बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता क्या है? इफ्यूजन इज़ बेसिकली हमारे पास फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है इन द पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जो नॉर्मल फ्लूइड की कंसनट्रेशन होती है वो होती है 50 मिलीलीटर। जब 50 मिलीलीटर से फ्लूइड एक्सीड कर जाएगा इन द पेरिकार्डियल सैक इन द पेरिकार्डियम, तो हमारे पास क्या होगा? फ्लूइड की जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो हमारे पास फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी फर्दर मोर देन 50 मिलीलीटर, जो कि हमारे पास लीड करेगी टूवर्ड्स पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि पेरिकार्डियल जो इफ्यूजन है इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये हो क्यों रही है। पैथोजेनेसिस के लिए हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के अंदर, एनी काइंड ऑफ वायरस, बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस, जिसने डिस्ट्रॉय किया है पेरिकार्डियम को, पेरिकार्डियल सैक की, और जो पेरिकार्डियम लेयर हार्ट को सराउंड करी है उसकी इन्फ्लेमेशन कराई है। इन्फ्लेमेशन कराने के रिजल्ट में हमारे पास एक्सुडेट और ट्रांसुडेट एक्यूमुलेट होना शुरू हुए हैं, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है, प्लूरल इफ्यूजन हो गई है। प्लूरल इफ्यूजन में अब आगे फर्दर टाइप्स हैं कि प्लूरल इफ्यूजन किस किस तरह की होती है। ये फाइब्रेनस होती है, ये सीरस होती है, ये हेमरेजिक होती है, ये पुरलेंट होती है। जब फाइब्रेनस होगी, जब इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस का फाइब्रेनस होगा, जो फ्लूइड फाइब्रेनस होगा, तो वहाँ पे हमारे पास एडहेरेंस बनेंगे। कैल्सिफिकेशन फाइब्रोसिस के रिजल्ट में एट द एंड क्या बनेगा? एडहेरेंस बनेंगे। सीरस होगा तो हमारे पास वो कैसे प्रेजेंट होगा? स्ट्रॉक कलर्ड फ्लूइड होगा विद हाई प्रोटीन कंटेंट। हेमरेजिक, इट्स ब्लड कैसे एक्यूमुलेट हुआ, क्यों एक्यूमुलेट है? एनी काइंड ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज, एनी काइंड ऑफ हीमाटोमा रप्चर। पुरलेंट सेप्सिस है, क्यों किस तरह हो रही है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, किसी भी लेयर का डैमेज होता है, बैक्टीरिया फ़ौरन भागे आते हैं कि हमारा तो यहाँ पे एनवायरनमेंट सूटेबल है फॉर आवर ग्रोथ, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, सेप्सिस हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट्स पैथोजेनेसिस। इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज़ हुई, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी तो पेरिकार्ड जो फ्लूइड्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन होगी, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगी। जो फ्लूइड है वो पुश करेगा हार्ट को, जो हार्ट है वो फ्लोट करेगा द पेरिकार्डियल सैक। जब हार्ट पेरिकार्डियल सैक के अंदर मूव करेगा तो अपने फंक्शन नॉर्मली जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। देन मूविंग ऑन टूवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स। अब पेशेंट हमारे पास किस तरह प्रेजेंट है? हमारे पास जो पहला क्लिनिकल फीचर है मैंने लिखा हुआ है, हार्ट साउंड्स क्वाइटर होंगी। हार्ट साउंड्स क्वाइटर होने का मतलब क्या है कि हार्ट साउंड्स बहुत मफल्ड होंगी, बहुत ज़्यादा वीक सी हमें सुनाई देंगी। क्यों वीक हमें सुनाई देंगी? वो इसलिए हमें सुनाई देंगी कि बेसिकली अगर इफ़ वी कंसिडर इट एज अ हार्ट, कि ये हमारा हार्ट है, इसके ये सारे चैम्बर्स हैं, ठीक है ना, इसको ये सराउंड करिए पेरिकार्डियम, ठीक है। जब ये पेरिकार्डियम बहुत ज़्यादा फ्लूइड इसमें एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यू टू माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व फ्लोयर एंड ड्यू टू एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व फ्लोयर, वो इस फ्लूइड की वजह से, ये फ्लूइड दरमियान में हिंड्रेंस आ गई है बेसिकली, तो वो जो साउंड है वो इसमें जाके लॉस्ट हो जाएंगी, इस फ्लूइड के अंदर लॉस्ट हो जाएंगी। तो ऑस्कल्टेशन पे हमें हार्ट साउंड है ना वो बहुत क्वाइटर फील होंगी, बहुत मध्यम सी फील होंगी, ठीक है। फ्रिक्शन रब का मतलब क्या है? ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है जिसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है वो इस हार्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगी, ठीक है। जब प्रेशर अप्लाई करेंगी तो हार्ट को अपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। जब हार्ट रिलैक्स करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके साथ एक रगड़ पैदा होगी इस फ्लूइड के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास एक फ्रिक्शन रब देखने को मिलेगा, ठीक है। लार्ज इफ्यूएंस की वजह से हमारे पास क्या होगा? सेंसेशन ऑफ रेट्रोस्टर्नल ऑपरेशन। जब ये इफ्यूएंस बढ़ती जाएगी तो ये जो हमारे पास हार्ट के अराउंड जो वेजरास पड़े हुए हैं उनकी कॉम्प्रेशन करेगी, उनकी ऑपरेशन होने लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ना कार्डिक टेम्पोनेट जनरेट होगा। कार्डिक टेम्पोनेट कैसे जनरेट होगा इसके लिए मैं आपको बताने लगी हूँ नेक्स्ट सेशन में। एक हाइपोथेटिकल हार्ट, ताकि मैं आपको कार्डिक टेम्पोनेट समझा सकूं। आपका नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे जनरेट होता है। हार्ट के अंदर पहले हम देखते हैं कि भाई कार्डिक टेम्पोनेट बेसिकली है कि अब ये जो हमारे पास पेरिकार्डियम है ना, इसके अंदर हमारे पास मौजूद है पेरिकार्डियल फ्लूइड। जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगी ये फ्लूइड अपनी नॉर्मल कंसनट्रेशन से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। जब भी अपनी नॉर्मल कंसनट्रेशन से इंक्रीज़ कर जाएगा, ये बेसिकली अप्लाई करेगा प्रेशर हार्ट के ऊपर, तो हार्ट अपनी नॉर्मल लिमिट से ना ही रिलैक्स कर सकेगा ना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब हार्ट रिलैक्स नहीं करेगा तो लंग्स से आने वाला जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली एट्रियाज में फिल नहीं होगा, प्रॉपर्ली वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा, कार्डियक आउटपुट लो हो जाएगा, जो पेशेंट वो हाइपरटेंशन की स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये राइट एट्रियम के अंदर प्रॉपर्ली फिल नहीं हो रहा, प्रॉपर्ली इजेक्ट नहीं हो रहा राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाएगी। जाहिर सी बात है इसके अंदर ब्लड आ नहीं रहा, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा है, नॉर्मली रिलैक्स नहीं हो रहा, तो इट विल लीड टूवर्ड्स द कार्डिक टेम्पोनेट, राइट साइड ऑफ द हार्ट का फेलियर होने लग जाएगा।
जब राइट साइड ऑफ द हार्ट का फेलियर होगा तो होगा क्या कि जो इसके अंदर ब्लड आ रहा था राइट एट्रियम के अंदर वो किस तरह आ रहा था, इसके लिए मैं आपको बताती लेते हैं कि सुपीरियर वीना केवा राइट एट्रियम में ओपन हो रही है, इन्फीरियर वीना केवा जो है वो भी राइट एट्रियम में ओपन होती है। ठीक है, अब जो सुपीरियर वीना केवा का ब्लड है वो राइट एट्रियम में बेसिकली आता किस तरह है, ये हमारी पूरी की पूरी कंसिडर कर लेते हैं कि थोरेसिक कैविटी है। ठीक है, लंग्स पड़े हुए हैं। जब इंस्पायरेशन का फेज़ आता है तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो हमारे बॉडी इसके थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है वो रेज हो जाता है। जो ये डायफ्राम है ना वो मूव कर जाता है इन द डाउनवर्ड पोजीशन। जब डायफ्राम डाउनवर्ड पोजीशन में मूव करता है यहाँ पे एक वैक्यूम टाइप एरिया क्रिएट हो जाता है, तो जो ब्लड बॉडी के अपर पार्ट से आ रहा होता है सुपीरियर वीना केवा के ज़रिए वो एकदम प्रेशर से रश इन कर जाता है टुवर्ड्स द लेफ्ट राइट एट्रियम। ठीक है, हुआ क्या, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर जनरेट हुआ, डायफ्राम ने डाउनवर्ड मूव किया, डायफ्राम जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो फिर क्या होगा, सुपीरियर वीना केवा से ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब जब यहाँ पे सारा का सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से, तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर तो जनरेट हो रहा है अपने नॉर्मल कंसनट्रेशन के साथ, लेकिन जब पेरिकार्डियम ही जो है ना वो स्पेस नहीं दे रहा हार्ट को रिलैक्स होने के लिए, तो जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली सुपीरियर वीना केवा के ज़रिए और इन्फीरियर वीना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम में नहीं आएगा। जब ब्लड राइट एट्रियम में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये सुपीरियर वीना केवा से पीछे जितनी भी वेन्स के ज़रिए ब्लड सुपीरियर वीना केवा में आ रहा है वहाँ पे ब्लड एंग्रॉच करने लग जाएगा, जो ब्लड है वो स्टेगनेट करने लग जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एनगॉर्ज्ड नेक वेन्स होंगी। क्या होंगी, एनगॉर्ज्ड होंगी नेक वेन्स। ठीक है, नेक वेन्स एनगॉर्ज्ड होंगी, हमारे पास जेवीपी रेज हो जाएगा। जेवीपी रेज होने के बाद हमारे पास पल्सस पैराडॉक्सस आएगा। अब जो ये पल्सस पैराडॉक्सस है ये क्या होता है, पैराडॉक्सस है ना ये लार्ज डिक्रीज होता है इन द स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स वेव एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होती है, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जब कार्डिक टेम्परेट की स्टेज होगी, जब प्लूरल इफ्यूजन की पेरिकार्डियल इफ्यूजन की स्टेज होगी तो क्या होगा, हार्ट की फिलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, हार्ट की फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रोक वॉल्यूम में डिक्रीज आने लग जाएगा। नॉर्मली हम जब कफ लगाते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 10, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के लिहाज से इंक्रीज़ करता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगी, पल्सस पैराडॉक्सस आ रहा होगा, तो जो पहला हमारे पास ब्रेकियल, जब हम कफ लगा देते हैं ब्लड प्रेशर का कफ लगाते हैं तो जो हमारे पास पहला ब्रेकियल फ्लेक्स जो पल्स होगी ना वो फील होगी बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली फील होगी, लेकिन जो उसके बाद आने वाली होंगी वो डिक्रीज़ होती जाएंगी। उनमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसमें डिक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का। ठीक है, नॉर्मली तो आना चाहिए, आता था राइज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का। पल्सस पैराडॉक्सस का मतलब ये है कि जब कार्डिक टेम्पोरेट डेवलप हो रहा है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रही है, तो ब्लड प्रेशर के अंदर फॉल आएगा 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का वाइल अप्लाइंग कफ ऑन द सिस्टोलिक, वाइल अप्लाइंग कफ ऑन द ब्रेकियल आर्म। ठीक है, ब्रेकियल आर्म पे जो हम कफ लगाएंगे तो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम ही कम है, ब्लड आ ही नहीं रहा। तो पहले तो ब्लड अपना फोर्सफुल इजेक्ट करेगा, हार्ट जो अपना ब्लड उसके अंदर जो मौजूद है वेंट्रिकल्स के जरिए फोर्सफुल इजेक्ट करेगा, तो इसलिए जो हमें पहली जो वेव है, जो पहली पल्स है वो बहुत लाउड सुनाई देगी, वो हमें बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना हमारे पास हम देखेंगे मीटर के ऊपर कि 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का हमारे पास ब्लड प्रेशर के अंदर फॉल आने लग जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ब्लड है वो पेरिकार्डियम के अंदर एक्यूमुलेट हुआ है। हार्ट अपनी जो मैक्सिमम डिस्टेंशन करने के बावजूद भी उसके अंदर इतना ब्लड नहीं है कि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके, तो हमारे पास एक रिवर्स सा मैकेनिज्म होगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यूथ नॉर्मल इंक्रीज़ होना चाहिए, अब वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के लिहाज से डिक्रीज़ होने लग जाएगा। पल्सस पैराडॉक्सस के अंदर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का फॉल आ रहा है। इसके लिए मैं आपको दोबारा बात क्लियर कर दूं कि 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का फॉल क्यों आ रहा है। ये सुपीरियर वीना केवा से जो ब्लड है आएगा राइट एट्रियम के अंदर, तो एकदम जब प्रेशर नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा कि जब पहले सारा आसपास पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से स्पेस ऑलरेडी कम है कि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं कर पा रहा, फिर नहीं हो पा रहा। फिर क्या होगा कि जब एकदम नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हुआ, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जो ब्लड है वो रश करके आएगा राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जब आएगा तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये इसको पुश कर देगा इनवर्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, जब ये लेफ्ट एट्रियम की तरफ इसको पुश करेगा तो ब्लड, पहले ही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर स्पेस कम थी क्योंकि पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुई भी थी,
अब ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनवर्ट पुश हुआ, इसकी वजह से और स्पेस कम हो गई है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है यानी कि फोर्स जो है वॉल्यूम कम हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ भी कम हो गया है, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो भी पुश हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है। तो इसलिए हमारे पास जो पहली पल्स ब्रेकियल एक्सिस की प्लेक्सिस की ब्रेकियल आर्म पे जो है ना नज़र आएगी ना पल्स, वो क्या होगी, प्रोमिनेंट होगी। उसके बाद जो आने वाली होंगी वो हमारे पास सबके सब फॉल की होंगी और उनके अंदर हमारे पास ब्लड प्रेशर का 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना फॉल मिलेगा। पल्सेस पैराडॉक्सिस में फॉल ऑफ द ब्लड प्रेशर होने की वजह ये है। ये बैक ट्राइएड बेसिकली क्या होता है, बैक ट्राइएड में ना इसकी जो मेन रिजेम्बलेंस है वो होती है कार्डियक टेम्पोनेट के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है वो कार्डियक टेम्पोनेट आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर बैक ट्राइएड में क्या होगा कि बेसिकली मैंने भी आपको बताया था कि जब हमारे पास पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगी तो सुपीरियर वीना केवा से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में प्रॉपर्ली नहीं आएगा, तो ब्लड की स्टेगनेशन होना शुरू हो जाएगी जो सुपीरियर वीना केवा से पहले वाली वेसल्स हैं उनके अंदर, यानी कि नेक वेन्स के अंदर जो है ना ब्लड वो स्टेगनेट करना शुरू कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जगलर वीनस प्रेशर है ना वो रेज हो जाएगा क्योंकि ब्लड जो है ना जगलर वेन के अंदर स्टेगनेट कर रहा है। तो ये बात आ गई हमारे पास बैक ट्राइएड के अंदर कि क्या होगा कि जगलर वीनस प्रेशर जो है ना वो राइज करना शुरू कर देगा। लो ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जो हार्ट का है कार्डिक आउटपुट वो कम हो गया है, पूरा जितना उसकी रिक्वायरमेंट है इन्फ्लेट करने की वो उतना डिस्टेंट नहीं हो रहा। जब उतना डिस्टेंट नहीं होगा तो ब्लड जो है कार्डिक आउटपुट कम, हाइपोवॉल्यूमिया के स्टेट, हाइपोवॉल्यूमिया में बेसिकली क्या होता है कि लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, मफल्ड हार्ट साउंड के बारे में मैंने भी आपको बताया था कि जब पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड जो है ना प्यूरल इफ्यूजन की वजह से बढ़ जाएगा, सारा का सारा फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो हार्ट से जनरेट होने वाली जो आवाज़ है वो इसके अंदर लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि शोर को कम करना है अगर, तो हम अपने वॉल्स की ना चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, वेथ को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे ही होगा। अब जो वेथ है ना हार्ट के अराउंड वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जब वो इंक्रीज़ हो गई है तो हमारे पास हार्ट साउंड जो है ना वो मफल्ड आएंगी। तो कार्डिक टेम्पोनेट में क्या फॉलो होगा, बैक ट्राइएड। बैक ट्राइएड में होता क्या है, जगलर वीनस प्रेशर रेज हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मफल्ड हार्ट साउंड हो जाती है। ठीक है, कार्डिक टेम्पोनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो ये बैक ट्राइएड का होता है कि इसके अंदर जगलर वीनस प्रेशर रेज हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मफल्ड हार्ट साउंड हो जाता है। समझते हैं कि जगलर वीनस प्रेशर क्यों रेज हो रहा है, पल्सेस पैराडॉक्सिस क्यों आ रहा है। ओलिग्यूरिया के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि हाइपोवॉल्यूमिया की स्टेट है, हाइपोवॉल्यूमिया की जब स्टेट होगी तो किडनी है वो कंपेंसेट करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन करेगा। सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन करेगा तो यूरिन का वॉल्यूम कम प्रोड्यूस होगा, ओलिग्यूरिया हो जाएगा। ठीक है, कार्डिक टेम्पोनेट समझ आ गया हमें कि पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जब फ्लूइड इंक्रीज़ हुआ, फ्लूइड इंक्रीज़ होने की वजह से जो हार्ट का फीलिंग है वो रिड्यूस हो गई, हार्ट की फीलिंग रिड्यूस हुई तो राइट एट्रियम के अंदर उतना ब्लड नहीं आया जितना रिक्वायर्ड था, ब्लड स्टेगनेट होना शुरू हुआ तो हमारे पास रेज जीबीपी हो गया, कार्डिक आउटपुट कम हुआ, हाइपोटेंशन हो गई। पल्सेस पैराडॉक्सिस भी मैं आपको बता चुकी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का जो है ना ब्लड प्रेशर का वो हमारे पास फॉल आएगा। ओलिग्यूरिया अब आप लोगों को समझ आ गया, होप सो कि ये क्लिनिकल फीचर्स आप अंडरस्टूड हो गए। इन्वेस्टिगेशन कि अब हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी है कि हमें पता चल जाए कि पेरिकार्डियल की इफ्यूजन हुई है, इसमें हम सबसे पहले इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे। इकोकार्डियोग्राफी में हमें क्या पता चलेगा कि हार्ट का जो साइज़ है वो कितना है, अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वो नज़र आएगा। ठीक है, और जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे जो इफेक्ट कर रहा है वो हमें इफेक्ट उसका नज़र आएगा। ठीक है, ईसीजी के ऊपर क्या होगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज कम होगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज कम क्यों होगी, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज कम होने का यहाँ पे वजह ये है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो अपनी पूरी फोर्स के साथ जब वो उनमें ब्लड फिल ही नहीं हो रहा तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उनकी जो वोल्टेज, उनका जो करंट है वो कम हो जाएगा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज जो है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो चेस्ट एक्सरे है उसके बाद हमें हार्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ मिलेगा। एस्पिरेशन ऑफ इफ्यूजन जो है ये होगा कि भाई जब इफ्यूजन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी तो उसकी एस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास फ्लूइड की एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो गई है हम उसको ना एस्पायरेट करें, उसको रिमूव कर लें। इसके लिए हम कौन कौन से ऑप्शंस कर सकते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर सकते हैं कि जो पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, नीडल एस्पायरेशन के जरिए हम उसको एस्पायरेट करें। सेंटेसिस के लिए हम जो नीडल है वो इंजेक्ट करते हैं, वो किस तरह करते हैं कि ये हमारे पास अगर चेस्ट कैविटी है ना तो ये हमारे पास पड़ा हुआ है हार्ट, ये हमारे पास है ज़िफॉइड प्रोसेस वाला एरिया। ठीक है, हमने जो है ना नीडल वो इंजेक्ट करनी है मीडियल टू द कार्डियक एपेक्स, ठीक है, या फिर बिलो द ज़िफॉइड प्रोसेस, और किस तरह इंसर्ट करनी है, इन द अपवर्ड पोजीशन। ठीक है, कि वो पूरी की पूरी लेफ्ट शोल्डर की तरफ उसकी डायरेक्शन हो और वो पूरी की पूरी किसके अंदर चले जाए, हमारे हार्ट के अंदर, वहाँ से हम फ्लूइड को रिमूव कर सकें। नीडल हमने कैसे डालनी है, मीडियल टू द कार्डियक एपेक्स और just below the xiphoid process in the upward direction towards the left shoulder।
ठीक है। इसके अलावा हम पेरिकार्डियल ड्रेन लगा देते हैं कि पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड है वो जो है ना वो रिमूव हो जाए। अगर हमारे पास इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, तो हम इसकी इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म कर देंगे। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया पेरिकार्डियल इफ्यूजन। होप सो आपको ये पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।